अस्सलाम वालेकुम। बायो-सेवर्ट लॉ की तीसरी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे आज, और जो हमारा टॉपिक होगा वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इसके लिए बच्चों हमने एक लूप डिज़ाइन करना है, और जो लूप है वो सर्कुलर है, और लूप को हम रखेंगे एक प्लेन के अंदर। तो हम सबसे पहले जो है ना वाई और जी प्लेन जो है वो ड्रा करते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और इसके अंदर हमने एक प्लेन जो है वो ड्रा करना है, सॉरी एक लूप जो है वो ड्रा करना है। तो ये आप कह लें जी कि ये हमारा एक लूप है, और ये जो लूप है ये ऐसा लूप है जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग लूप है। और जो करंट है इसको हम नाम दे देते हैं कि आई करंट जो है वो पास हो रहा है। तो ये जनाब हमारा लूप बन गया। जो करंट का फ्लो हो रहा है वो है आई करंट, और इस लूप का जो रेडियस है इसको हम नाम दे देते हैं ए रेडियस है। तो फिगर शोज ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए। तो लूप का रेडियस जो है वो है ए, लोकेटेड इन वाई जेड प्लेन। तो लूप जो है इसको हमने वाई जेड प्लेन के अंदर रख लिया, कैरिंग ए स्टेडी करंट। इस लूप में स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट आई पास हो रहा है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब अगर आपका एक लूप है तो लूप के सेंटर से जो पास होने वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं कि ये एक्सिस है। तो इस लूप के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है ये एक्सल है, और इस एक्सल के ऊपर हमने कोई पॉइंट लेना है। तो एक्सल बनाने के लिए हम ये आप कह लो कि ये वाई और जेड है, तो एक आपके पास जो है तीसरा एक्सिस है, और ये जो तीसरा एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमने कोई पॉइंट ले लिया। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा कोई पॉइंट पी है, और ये जो पॉइंट पी है ये सेंटर से किसी डिस्टेंस x के ऊपर है। टेक सॉरी ये आ गया। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप। लूप के सेंटर से हमने x डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। कंसिडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट ds एट द टॉप ऑफ लूप। अब हम एक स्मॉल एलिमेंट बनाएंगे। स्मॉल एलिमेंट हमने इस वजह से बनाना है क्योंकि हमने बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करना है, और अगर आपको बायो-सेवर्ट लॉ याद है तो इसमें हमने जो यूज़ किया था वो था, जो फार्मूला बनाया था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसके बाद डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और म्यू नॉट के नीचे 4 पाई से डिवाइड था। तो यहाँ पे हमने एक फिर लेंथ एलिमेंट बनाना है। तो बजाय इसके कि हम पूरा लूप कंसिडर करें, हम एक लेंथ एलिमेंट जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो लेंथ एलिमेंट है, इस लेंथ एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है ds। अब ये जो लेंथ एलिमेंट होगा, इस लेंथ एलिमेंट की हम जो डायरेक्शन कंसिडर करेंगे वो करंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो करंट जो है, अगर आपके पास एक सर्कल है, इस पॉइंट पे अगर आप करंट की वैल्यू को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो इस लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी, जो कि ds लेंथ एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये आपके पास जो है ये वेक्टर बन गया। नेक्स्ट, लेट स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एलिमेंट ds एंड पॉइंट P।
तो लेंथ एलिमेंट और इस पॉइंट P के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम नाम देते हैं जी R का। तो ये आपके पास ये पॉइंट P है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये R डिस्टेंस है। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं जी R यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब आपके पास ये जो टेंजेंट वाली लाइन है और ये जो लाइन जा रही है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल, और ये जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा है इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो जो आपके पास लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, इसके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दी लेंथ एलिमेंट ds इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर यूनिट वेक्टर, और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, इन दी डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये बेटा हमने थ्योरी लिखनी होगी इस पूरे आर्टिकल की। तो अब जो है हम बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ जो था वो था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू ds क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। म्यू नॉट के साथ 4 पाई से डिवाइड था और इधर आर स्क्वेयर। अब आप इसको ओपन कर लें तो हमें ये पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ds क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, इसको ओपन करेंगे तो ds का मैग्नीट्यूड फिर आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ds एंड आर यूनिट वेक्टर। तो इस केस में आप देखो ds और आर यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो इसको आप ओपन कर लें। dB मैग्नीट्यूड लिखना है, वेक्टर नहीं लिखना। म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू ds मैग्नीट्यूड फिर आर यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। और कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है इसका जो आंसर आता है आर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दें, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई फिर ds आर यूनिट वेक्टर की जगह 1, साइन 90 की जगह 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू ds डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। अब आप देखो कि ये जो आपके पास ds वेक्टर है और उसके बाद ये जो आर यूनिट वेक्टर है, अगर हम इनकी डायरेक्शन को कंसिडर करें तो अगर आप देखो बेटा एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर b, तो a और b अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो a वेक्टर पे राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करवाएं a से b, तो थंब क्या बताएगा, थंब हमें डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो ना, एक आपके पास ये ds वेक्टर है जो कि इस तरफ जा रहा है, ये आपके पास r यूनिट वेक्टर जा रहा है, मतलब ये कुछ ये वाली सिचुएशन बन रही है इस तरह से। तो यहाँ पे राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करवाना है अपने ds से r यूनिट वेक्टर की तरफ। तो ये आपके पास थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। तो ds से r यूनिट वेक्टर, तो ये आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी उसके लिए
ये आपका वेक्टर बन गया जी, ये आ गया आपका डी बी और एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा। तो अब आप क्या करो, ये जो डी बी आया है, ये जो डी बी हमारे पास जो वेक्टर बना है, इसको अगर हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो डी बी वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो एक पार्ट जो है वो हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में, और थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आ रहा है वो है आपका, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करो तो एक पार्ट आपको थीटा की डायरेक्शन में मिल रहा है, और थीटा की डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो है डी बी इंटू कास थीटा, और एक आपका परपेंडिकुलर पार्ट है। इस परपेंडिकुलर पार्ट को मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी बी इंटू साइन थीटा। तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो निकल के आ जाएगा। अब देखें कि अगर इसके बिल्कुल अपोजिट हम यहाँ पे एक एलिमेंट ड्रा करें, तो इस एलिमेंट की वजह से जो इस एलिमेंट की डायरेक्शन जो है वो आपके पास इस तरह आ जाएगी, क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन हमने लेनी है। अब क्या होगा जी, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इधर बनी, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आनी है। तो ये आपके पास इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी ये। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक पार्ट आपको मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में और एक आपको परपेंडिकुलर पार्ट मिलेगा, और जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा वो हमेशा फिर बनेगा साइन थीटा, डी बी साइन थीटा। तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और आपके पास जो नेट इफेक्ट बनेगा ना वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो बना के देंगे। तो इसके बाद जी रिजॉल्व डी बी इंटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डी बी को हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेने हैं। कौन कौन से कंपोनेंट मिल गए जी, एक कंपोनेंट मिल गया नंबर 1 डी बी एक्स, या आप कह लो डी बी पैरेलल इक्वल टू डी बी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिला है, इसको आप लिख लो डी बी वाई, ये जो पार्ट जा रहा है इक्वल टू डी बी इंटू साइन थीटा। तो ये दो हमें पार्ट मिल गए। नाउ फॉर सिमेट्री टेक an other current element opposite टू ds। इस ds के अपोजिट जो है आपने एक और अगर एलिमेंट बना लें, एक करंट एलिमेंट बना लें, देन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या आप इसको लिखो देन इट्स परपेंडिकुलर, यानी ये वाला पार्ट जो बनेगा, जो यहाँ पे आप कंपोनेंट बनाएंगे, देन इट्स परपेंडिकुलर component is opposite to dB sin थीटा। तो ये जो न्यू एलिमेंट बनाएंगे इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो dB sin थीटा के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सो दैट
so that all perpendicular components will cancel each other। तो जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एंड नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ magnetic field is only due to x components। तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बननी है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो x कंपोनेंट है। अब देखो इसका, इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, जो यहाँ पे आपने कंपोनेंट बनाना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा डी बी साइन थीटा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा डी बी कॉस थीटा। तो इन एलिमेंट की वजह से जितने भी एक्स कंपोनेंट होंगे ना, वो सारे के सारे ऐड अप हो जाएंगे। तो आपके पास जो नेट कंट्रीब्यूशन आएगी वो आएगी सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट की। तो इसको आप लिख लो, दैट इज डी बी एक्स इक्वल टू डी बी इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और पुट कर दें, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो ये सारी वैल्यू जो है ये आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट बेटा, जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो है डी बी एक्स। यहाँ पे डी बी एक्स इक्वल टू डी बी की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आर स्क्वेयर भी था। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम फिगर। अब हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे जी। तो फिगर में जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ये आपके पास है x, ये आपके पास a, और उसके बाद जो है ना ये r, एंगल बन गया थीटा। तो अब आपके पास जो यहाँ से आपने r की वैल्यू निकालनी है, और एक cos थीटा जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की डायरेक्शन में जो साइड आ रही है, ये जो थीटा की डायरेक्शन में साइड है वो बन जाएगा बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने जो है वो है हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास है a, और हाइपोटेन्यूस जो है वो है r। तो यहाँ से हमें cos थीटा जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। उसके बाद ही पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें। ताकि हम r की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकें बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू, ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकें। और उसके बाद जो है ना आर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो आर की वैल्यू पुट करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू ये जो इक्वेशन नंबर 4 में
वैल्यू पुट करनी है तो बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर और अंडर रूट कट किया, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। तो इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करें तो इक्वेशन नंबर 3 बेटा बन जाएगी डी बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, और उसके बाद आ गया डी एस इंटू आर स्क्वेयर, और कास थीटा की वैल्यू अगर आप इधर पुट करें तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय आर। तो डी बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू डी एस डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 बोल दें और पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 6। तो मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू ये पुट ही नहीं की, मैंने इसको पहले आर बना लिया। तो ये आर मैग्नीट्यूड, तो ये मैं एक ही दफ़ा वैल्यू पुट करूँगा जी। अच्छा जी बेटा, अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है ना आंसर आना है। तो डी बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू डी एस इंटू ए डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर ये 1/2 और होल पावर आ गई 3। तो डी बी एक्स जो है ये बन जाएगा म्यू नॉट आई ए ओवर 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर मल्टीप्लाई हो गए तो 3/2 इंटू आपके पास आ जाएगा डी एक्स। तो अब आप देखें कि जो आपके पास डिफरेंशियल है ना वो आपके पास है डी एक्स। तो ये इस लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकल के आ जाएगी। इस पॉइंट के लिए हमने कैलकुलेशन कर ली, लेकिन हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो तो कैलकुलेशन करनी है जी पूरी रिंग के लिए। तो अगर हम फॉर होल सरफेस लें, पूरी रिंग के लिए अगर सॉल्व करें, तो आपके पास जब एक रिंग होगी, इस रिंग का एक पार्ट अगर डी एस है तो बहुत सारे, अगर आप डी एस जो है इनको काट लें तो आपके पास ये पूरी रिंग बन जाएगी, और ये जो पूरी रिंग होगी ना ये आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। तो फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट above equation from 0 to 2 pi a क्या है रेडियस। तो पूरे सरकमफ्रेंस, ये आपके पास सरकमफ्रेंस है, लेंथ ऑफ सरकम। तो होल सर्कल के लिए आपने बनाना है, इसको अब आप इंटीग्रेट कर लें। तो डी बी एक्स इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट आई ए ओवर 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये वैल्यू आ गई, और ये आपके पास आ गया जी डी एस, और ये आपके पास इंटीग्रेशन, और कहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए तक। तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन जो है वो कैंसल आउट। तो डी बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ए ओवर 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और डेरिवेशन इंटीग्रेशन कटा तो अपर लिमिट पुट कर दें और फिर लोअर लिमिट 2 पाई ए माइनस 0। तो 2 पाई ए माइनस 0 जो है वो आपके पास 2 पाई ए आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई ए माइनस 0, तो 2 पाई ए लिख लें। तो यहाँ से 2 4 और 2 को कैंसिल करें, 2 बच जाएगा, पाई से कैंसिल आउट, विच इज़ दी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो वैल्यू हमारे पास आ गई जी मैग्नेटिक फील्ड डी बी एक्स, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे हमने कैलकुलेट की थी। ए और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
उसके बाद ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2, तो डी बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2, विच इज़ net magnetic field due to current carrying circular loop। अच्छा जी बेटा, अब अगली बात जो है ना वो है एक स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस ये है कि अगर आपके पास ये जो पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट यहाँ पे हमने लिया था, अगर ये पी पॉइंट जो है ये सेंटर पे चला जाए, तो इसको उठा के अगर आप सेंटर पे ले आए तो आपके पास ये जो एक्स है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे एक स्पेशल केस। तो स्पेशल केस है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, दैट इज एट एक्स इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पे आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो आपके पास ये जो फार्मूला होगा ना, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, डी बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। तो यहाँ पे आपने x की जगह 0 पुट कर देना है। तो x की जगह 0 मतलब डिस्टेंस अब आपके पास 0 है, ये पॉइंट यहाँ से मूव करके हम यहाँ पे ले आए हैं। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वेयर, 0 का स्क्वायर 0, तो ए स्क्वेयर प्लस 0 इंटू 3/2, 2 से कट गया, तो डी बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 ए पावर क्यूब, तो ये कटा, तो आपके पास जो वैल्यू बन गई वो है जी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 इंटू ए। तो ये था बच्चों हमारे पास ये जो आज का आर्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप हमने देखा, और फिर हमने एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको कैलकुलेट किया। थैंक यू।